राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुल्म। ठीक है। गुल्म तीसरा रोग है। तो गुल्म निदान की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ विध्वंस होने के जब ज्वर के बाद जो रक्तपित्त और उसके बाद गुल्म की उत्पत्ति हुई बताई है। रक्त और रक्तपित्त के बाद गुल्म रोग का विवरण बताया जाएगा। यहाँ पे गुड़ वेष्टनन धातु से मक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? गुल्म शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाधना, अर्थात उधर प्रदेश में एक ग्रंथि रूप का हो जाना। उसे क्या कहते हैं? गुल्म कहते हैं। ठीक है। गुल्म की संख्या संप्राप्ति, तो संख्या कितनी है गुल्म की? वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज, सनिपातज और रक्तज गुल्म। ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। यह खलु पंच गुल्म भवंती तद्यथा वात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, निश्चय गुल्म और शोणित गुल्म इति। ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 प्रकार के 2 गुल्म का वर्णन किया गया है। तिपि द्वंद्वज गुल्म का भी वर्णन आता है, कहीं कहीं दो और सनिपातज का भी वर्णन आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया? गुल्मों की विशेषता समझने के लिए अग्निवेश का प्रश्न छोड़ दो, निदान पंचन से गुल्म भेद छोड़ दो। वातज गुल्म का निदान, जब वात प्रधान पुरुष विशेषकर ज्वर, वमन, अतिसार और विरेचन इन किसी भी एक रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है और वातकारक आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करता है, तो क्या होता है? अति शीत आहार एवं विहार का सेवन करता है, या स्नेहन स्वेदन क्रिया के बिना ही विरेचन द्रव्यों का सेवन करता है, या वमन का वेग आ नहीं रहा हो या बलात् बल मन करने के लिए प्रयास करता है, या पानवायु के वेग, मूत्र के वेग और मल के आए हुए वेगों को रोकता है, या अत्यंत भोजन करने के बाद नूतन जल अर्थात बरसात का जल अधिक पीता है, अथवा शरीर में शोभ उत्पन्न करने वाला सवारी जैसे तेज घोड़ा, ऊंट, हाथी से चलता है, अति मैथुन, अति व्यायाम, अधिक मद्यपान और अधिक शोक किया जाता है, या अधिक अगाध चोट खा जाता है, या विषम भोजन, विषम शयन, विषम स्थान और विपरीत क्रम से अधिक प्रमाण करता है, या इस प्रकार किसी दूसरी भी क्रिया को विषमता से अधिक रूप में सेवन करता है, तो उस मनुष्य के शरीर में उपयुक्त अपत्य सेवन से वायु कुपित हो जाती है। संप्राप्ति को कैसे होती है? तो कुपित हुई वायु महास्रोतस अर्थात अमाशय, पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर रुक्ष होने के कारण कठिन हो जाती है और व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व व नाभि को बना लेती है। वह पिंडाकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है, अनेक तरह की लंबी, चौड़ी एवं गोली ग्रंथियां उत्पन्न करता है और स्वयं पिंडाकार होकर पिंड आकृति होने से इसे गुल्म कहा जाता है। वातज गुल्म के क्या लक्षण होते हैं? तो यह वायु बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत कर संकुचित करती है और अनियत रूप से कभी अधिक और कभी कम वेदना करती है। यह विषमता वायु में चल गुण के कारण होती है। बार बार जैसे अंगों पर चींटी चलने जैसी ज्ञान होता है, अंग प्रत्यंगों में तोड़ होता है, भेद होता है, स्फुरण होता है, तनाव होता है, संकोच होता है, हर्ष होता है। इन सब भावों को क्षण में होना या क्षण के नाश में हो जाना, वेदना उत्पन्न होने पर गुल्म से पीड़ित रोगी सुई के अंकुश के विधि हुई समझता है और सायकाल के ज्वर को होता है। मुख सूखने लगता है, श्वास करता है, सब प्रतीत होता है, रोमांच अधिक होता है, प्लीहा बढ़ जाती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, आंतों के शब्द होता है, अन्न नहीं पचता है, वायु का प्रतिलोम होता है, अंगमर्द, मन्या, सिर और शंगिस्थ प्रदेश में शूल और भद्र रोग आदि गुल्म रोगों में उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र और मल काले, लाल एवं परुष हो जाता है। वात गुल्म के बताए हुए कारणों से हानि और उसके विपरीत सेवनों से लाभ का होना यह वातज गुल्म का लक्षण है। गुल्म के निदान, पहले बताए हुए ज्वर, वमन, विरेचन आदि कर्मों से जब शरीर कृश हो जाता है, तब यदि पुरुष अत्यंत अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, सिरका, दूध, दही, दूषित मद्य, हरे शाक, कतक, खट्टे फलों और दहा उत्पन्न करने वाले शाक, अन्न और मांस आदि का सेवन करता है, या अजीर्ण भोजन में अध्यशन और अमाशय के रुक्ष होने पर बार बार वमन का सेवन या आगे आए हुए वेगों को रोकता है और तेज हवा एवं तेज धूप का अत्यधिक सेवन करता है, तो इससे पहले इस पुरुष के शरीर में वायु के साथ पित्त कुपित हो जाता है। पैतिक गुल्म की संप्राप्ति व लक्षण, इस प्रकार प्रकोपित हुए पित्त का वायु अमाशय के एक भाग में एकत्र कर हो जाता है और वातज गुल्म में कह आए हैं उन्हीं भिन्न प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है। पित्त पेट, हृदय, छाती और कंठ में दहा उत्पन्न करता है और बदायुक्त होने पर वह रोगी धुआं के समान खट्टा डकार लेता है और गुल्म स्थान में जलते हुए देखते हुए धुआं निकलते हुए की तरह वह वाष्प निकलने की तरह ज्ञात होता है और इस स्थान पर स्वेद आता है, गीला प्रतीत होता है, शिथिल मालूम होता है, स्पर्श में सहन नहीं होता, कुछ रोमांच होता है, ज्यादा चक्कर, ज्वर, चक्कर, शवधु या दवथु लिखा है, वो शवधु है। ठीक है।
नहीं, दवथु ही है, शवथु नहीं है, दवथु ही है कि हृदय में धक धक की होना, ठीक है, प्यास लगना, ठीक है, गला सूख और मुख और तालु का सूखना, मूर्छा और अतिसार या पित्त गुल के द्रवित उपद्रव होते हैं। त्वचा, नख, नेत्र, मुख और मल हरे रंग का हल्दी की तरह हो जाता है। पित्तज गुल्म के बताए हुए कारण से रोगी की वृद्धि उससे विभिन्न कारणों के सेवन से लाभ होती है, पैतृज्ञ कहते हैं। कफज गुल्म के निदान, तो इसमें थोड़ी सी लाइन लिख देना, जैसे कि श्लोक नंबर 8 जो हमने निदान करा है। कर्षति अम्ल लवण कटु शहारो विषक्तो तीक्ष्णो अन्न पालम फलानि विदाहीनम चा, ठीक है, शाक धान्य मदिनामासादिनाम अनयोत ओद जीर्ण अध्यशन द्रोणों उन्नते, इतना ठीक है, ठीक है। चामाशय वमन अति बेलम, ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद श्लोक नंबर 9 में क्या होगा कि प्रकृतम मारुतम अमाशय उद्देश्य संवर्तम तनय विवादा वेदना प्रकुरूप उपजायते, इतना काफी है, ठीक है। या उक्ता वात गुल में पित्तम त्वयेन विदाहित कुक्षो हृदय रूपे कंठ चा, इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कफज गुल्म के निदान देखो। तैरे तो कर्षति, यहाँ से करना, कर्षितस्ते स्यातशनादिति स्निग्ध गुरु मधुर शीतान पिष्टे शूल शीर तिल माश गुड़ विकृति सेवनान अनदकम अद्याति पाना अधरक्ति काति प्राणायाम तानु पोदक ग्राम्य मासा अति भक्षणात्, ठीक है। अर्थात यहाँ क्या बताया है, कृष करने वाले ज्वर वमन आदि कारणों से कृष होने पर अधिक भोजन, अधिक स्निग्ध गुरु मधुर अत्यंत शीतल भोजन से, चावल का आटा, ईख, दूध, तिल, उड़द और गुड़ के विकार से सेवन से, मध्यतन और मध्य का अधिक सेवन करने से, हरे शाकों के अधिक सेवन करने से, अनुपोदक और ग्राम पक्षियों के मांस को अधिक खाने से, मलमूत्र के वेग को रोकने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, अधिक पानी पीने से, या भी कोई भी शरीर में शोभ उत्पन्न होने वाले कार्यों को करने से वायु के साथ कुपित हो जाता है। नेक्स्ट से कफयुक्त संप्राप्ति और लक्षण, तो क्या होगा, इस प्रकार कुपित हुए कफ को वायु आमाशय के एक भाग को एकत्र कर इसी प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करती है और वातज गुल में बताई गई है। रोगी के शरीर में कफ, शीत, ज्वर, अरोचक, कर्ण का ठीकता, पाचन, अंगमर्द, रोमांच, हृदय रोग, वमन, निद्रा, अधिक आलस्य, स्तन में भारीपन, शीर्षूल को उत्पन्न करता है। गुल्म के स्थान में स्थिरता, भारीपन, कठोरता, गादन, शून्यता और बढ़ा हुआ कफ, काश, श्वास और प्रतिशय्या, राजश्मा तथा त्वच, नख, नेत्र, मूत्र एवं मल को श्वेतता को उत्पन्न करता है। निदान में कहे हुए आहार विहार से हानि, उससे विपरीत वस्तु का सेवन लाभकर होता है और कफज गुल्म को समझना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिदोषज गुल्म। त्रिदोष श्लोक नंबर 12 है। त्रिदोष हेतु लिंग सनिपाते तु सनिपातकम गुल्म उपदेशते कुशला सा विपरीति ईषदो उपक्रम त्वाद साध्यो निच गुल्म। कुशल वैद्य दोनों दोषों के हेतु और लक्षण सनिपातज गुल्म मानते हैं। ये सनिपातज गुल्म वातादि दोषों के विरुद्ध चिकित्सा होने में असाध्य होता है। रक्तज गुल्म कैसा होता है, शोणितस गुल्मस खलु स्त्रिया एव भवंती न पुरुषस गर्भ कोट वातगमन वेश्यते, अर्थात रक्त गुल्म को गर्भाशय में आंतरक के आने की विशेषता से स्त्रियों को ही होता है, पुरुष को नहीं होता, ठीक है। फिर रक्त गुल्म का निदान और संप्राप्ति इंपॉर्टेंट क्या है, पर श्लोक नंबर 13 देखो। परस्त्रांत दव वैक्षरात सतम उपचारत अनुरोध द्वा वेगानु उदयनाम अनुपरुद्धिन्यात आम गर्भे वाप्य चिरपति ते अथवा अप्य चिर प्रजात्या ऋतो वात प्रकोपण अन्यास सेवमान्य क्षिप्रम वात प्रकोपम आदि, अर्थात परतंत्र होने पर शिक्षित न होने के कारण सदा 3 पति सेवा और गृह कार्यों को लगे रहने से आए हुए मल मूत्रों के वेगों को रोकती है तथा आम गर्भ के शीघ्र स्त्राव अर्थात अबॉर्शन होने से अथवा बच्चा होने से तुरंत बाद या ऋतु काल में वात प्रकोप आहार विहार करती है हुई स्त्री वायु शीघ्र प्रकोपित हो जाती है। प्रकोपित हुई वह वायु योनि मुख पे जाकर वार्तक को रोक देती है। प्रत्येक माह उसमें रुकी हुई हुआ वह आर्तक उदर को बढ़ा देता है। इसके बाद उसके उदर में शूल होता है, कास होता है, अतिसार होता है, वमन होता है,
हम इसमें क्या करते हैं, इसके बाद उसके उदर शूल में कास, अतिसार, वमन, अरुचि, अपचन, अंगमर्द, निद्रा, आलस्य, स्तैम्य और मुख प्रसेक उत्पन्न हो जाता है। स्तनों में दूध, ओट तथा स्तन मंडल में कालापन, नेत्रों में अधिक ग्लानि, मूर्छा, हृदयास, दोहद, पैरों में शोथ, कुछ रोजा राजी का उद्गम, योनि विस्तार और योनि में दुर्गंध और स्त्राव उत्पन्न होता है। उसका संपूर्ण गुल्म पिंड की तरह फड़कता है। ऐसा दशा होने पर अनुभव शून्य वैद्य स्त्री की गर्भवती नहीं रहने पर भी उसे गर्भवती कहता है। गुल्म के पूर्व रूप, ठीक है। इन 5 गुल्मों के उत्पन्न होने के ये निम्नलिखित पूर्व रूप है, जैसे अन्न खाने की इच्छा का अभाव होना, भोजन में अरुचि होना, अपचन होना, अग्नि में विषमता आना, खाने के बाद गले में जलन होना, भोजन की पक्वावस्था, वमन और डकार का अनियमित रूप से आना, अपान वायु, मूत्र और मल के वेगों का उत्पन्न न होना या इसके बाद हुए वेग का ना निकलना या कम होना, वाचून छूल आटोप, अंगों में गुड़गुड़ाहट, रोमांच, उदावर्तन, भूख न लगना, दुर्बलता, प्रत्युक्त भोजन का सहन न होना, ठीक है। नेक्स्ट है सवेशा, सर्वेशु, गुल्मेशु च कश्चिद जाति संभवति गुल्मा। सभी गुल्मों में वात की प्रधानता। इन सभी प्रकार के गुल्मों में बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है साध्यता, असाध्य विचार और चिकित्सा सूत्र। तो यहाँ पे एक श्लोक लाइन दे रखी है 16 में, स्नेह स्वेद वातरु स्नेहो पंचरति चामृदु विरेचनम बस्तिक्ष अम्ल लवण मधुराक्षस रसान युक्ता अवचारित। अर्थात इन गुल्मों में सन्निपातज गुल्म में असाध्य जानकर चिकित्सा न करे, एकदज गुल्म में दोष के अनुसार चिकित्सा पालन करे, गंधज में साधारण कर्म से चिकित्सा करे और अन्य जो भी कोई अविरुद्ध चिकित्सा समझे उसे भी उपद्रव की गुणता और लघुता का विभाग करें। भारी उपद्रवों की चिकित्सा शीघ्र करें और लघु उपद्रवों की चिकित्सा बाद में करें। चिकित्सा शीघ्र करते हुए गुल्मों में विशेष भेद का ज्ञान हो सके तो आवश्यक कार्य को बाद की चिकित्सा करें। वात नाशक स्नेह और तेज स्नेह मिलाकर मृदु, विरेचन, बस्ती और अम्ल, लवण एवं मधु रसों का प्रयोग युक्ति पूर्वक करें, क्योंकि वायु की शांति हो जाने पर गुल्मों को दूसरे दोष थोड़े प्रयास से ही कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद प्रमेय प्रकरण है, ठीक है। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे इतना आज के लिए काफ़ी है, यानी कि आपका कौन सा रोग हमने अब कंप्लीट कराया है, गुल्म। इससे पहले हमने रक्तपित्त करा था, उसके बाद हमने क्या करा था, उससे पहले हमने करा था ज्वर और उससे पहले निदान का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है।